दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि महागठबंधन में अटका सीटों का बंटवारा, कांग्रेस छोड़ किसी को भाव नहीं दे रहा राजद। जी आपको बता दें कि राजद और कांग्रेस में सीट बंटवारे की सहमति लगभग बन चुकी है। वाम दलों से दोस्ती के लिए भी राजद पूरी तरह तैयार है। अड़चन सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, रालोसपा और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को लेकर आ रही है। दोनों की बड़ी बड़ी अपेक्षाएं से राजद कांग्रेस असहज है। अलगाव का हाल ये है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद दोनों से मिलना जुलना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी महागठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर अन्य घटक दलों के नेताओं से दूरी बना रखी है। जाहिर है सीट बंटवारे का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, साथ ही दलों के लिए आज भी सब कुछ वहीं पर स्थिर है जहां से शुरू हुआ था। पार्टी प्रमुखों की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। और वही अगली खबर बता दें कि भगवान को मानने में जुटे तेज प्रताप यादव, कहा सरकार आई तो पूरे बिहार में भागवत कथा और यज्ञ करवाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि अतरंगी हरकत और विवादित बयानों के लिए चर्चित लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों भगवान को मनाने में जुटे हैं। श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले तेज प्रताप यादव ने यह घोषणा की कि अगर इस बार उनकी सरकार आती है तो पूरे बिहार में भागवत कथा और यज्ञ करवाएंगे। बता दें कि तेज प्रताप यादव वैशाली के कन्हौली में हो रहे भागवत कथा में शामिल होने गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों को भक्तिमय बातों से संबोधित किया और भागवत कथा को अपने जीवन में उतारने की सलाह दी। लोगों को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव बांसुरी भी बजाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इस बार हमारी सरकार आई तो सभी जगह भागवत कथा और यज्ञ करवाएंगे। बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। भारत में कोरोना वायरस के मामले 35 लाख के पार। 24 घंटे में 78,761 नए केस और 948 लोगों की गई जानें। जी हम बात करें कि कोरोना का डेथ रेट 1.89% है। देश के लगभग सभी राज्यों से कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं और कई प्रदेश ऐसे भी हैं जो इस महामारी से मुक्त हो चुके थे, मगर प्रवासियों के राज्य में दाखिल होने से वह फिर से इस संक्रमण की जद में आ गए हैं। कोरोना मामले की वजह से आर्थिक गतिविधियों पर पड़े प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इसके तहत दिल्ली में 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। और वही अगली खबर निकल कर आ रही कि जबरन रिटायरमेंट को लेकर जारी हुआ नया आदेश। 49 लाख सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप। जी हम बात करें कि मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्र के कर्मचारियों के आवधिक प्रदर्शन की समीक्षा की थी, जिसके बाद 28 अगस्त को एक अहम फैसला लिया गया जिसमें 49 लाख सरकारी कर्मचारी परेशान है। सरकार ने साफ किया है कि आवधिक समीक्षा को अब सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर जनहित में कर्मचारियों को पहले ही रिटायर कर दिया जाएगा। आपको बता दें इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से सभी मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया है जिसमें बताया गया है कि सरकारी काम में तेजी और प्रशासन में दक्षता लाने के लिए कर्मचारियों को पहले रिटायर किया जा सकता है। इसके लिए एफआईआर और सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में प्रावधान भी है। केंद्र सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में फैसला दे चुका है। साथ ही पूर्व रिटायरमेंट को जबरन रिटायरमेंट से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और वही अगली खबर बता दें कि पार्टी नेताओं को कांग्रेस का संदेश, कहा बंद करे बयानबाजी, हाई कमान कर रहा चिंतन। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के शीर्ष पद के चुनाव समेत पार्टी में बड़े बदलाव की मांग जहां एक तरफ थमने का नाम नहीं ले रही है और वही पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के वफादार नेताओं की ओर से यह संकेत दिया गया है कि अब बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। शायद यही कारण है कि विवाद बढ़ने के बाद से पहली बार रविवार को वरिष्ठ नेताओं की ओर से कोई तीखा तंज भरा बयान नहीं आया। रविवार को नेतृत्व की ओर से यह संदेश भी दिया गया कि पार्टी में बदलाव के जिन मुद्दों को उठाया गया है उस पर हाईकमान चिंतन कर रहा है। और वही गांधी परिवार के वफादार पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए तत्काल चुनाव कराने की कोई आपात जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के नाते पूर्ण अध्यक्ष हैं और पार्टी अध्यक्ष का अभी चुनाव नहीं होगा तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। इसके बावजूद वरिष्ठ नेताओं की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई। गौरतलब है कि
कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव कराने से लेकर पार्टी की कार्यशैली में बदलाव के लिए मुखर आवाज उठाने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल कार्य समिति में उनके उठाए सवालों को तवज्जो नहीं दिए जाने की बात खुले रूप से बयान कर रहे थे। आजाद ने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी की मौजूदा चिंताजनक स्थिति को टाला गया तो कांग्रेस को 50 साल तक विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने रविवार को पार्टी की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्य समिति की बैठक में अंत में स्पष्ट कर दिया कि हमें आगे देखना है, आगे चलना है, गति और दिशा भविष्य की है। जो बातें हुई वो एक परिवार के अंदर खुले रूप में हुई कि उनको छोड़ो और आगे बढ़ो। इसके बाद किसी के लिए टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं है। सिंघवी ने इन नेताओं पर तंज कसने के अंदाज में यह भी कहा कि लोकतंत्र है और अगर आप सुर्खियों में रहने के लिए बार बार कुछ भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन जब कांग्रेस अध्यक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया तो हम सबको इसको विराम देना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से सोनिया गांधी को फिर से कांग्रेस की पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है, तो क्या इससे पार्टी पर कुछ किस तरीके का असर पड़ सकता है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि संजय राउत बोले कि राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व करने से रोकना पार्टी को विलुप्त कर देगा। जी हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अपमान झेलकर भी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सत्ता में रहने को मजबूर है। एक बार कांग्रेस को चरमर करने वाली पुरानी घाट बता चुके शिवसेना सांसद संजय राउत ने अब उसे अजर अमर बुढ़िया करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बुढ़िया का क्या करना है ये तो राहुल को ही तय करना होगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना के अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में संजय राउत ने जहां कांग्रेस पर तीखा तंज कसा है, वहीं गांधी परिवार को कांग्रेस की मजबूरी भी माना है। वे कहते हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व संभालने से रोका गया तो ये पुरानी पार्टी बिखराव की तरफ जा सकती है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तन कर खड़ा हो सके। संजय राउत ने अपना इस सप्ताह का स्तंभ कांग्रेस में पिछले सप्ताह 23 नेताओं द्वारा लिखी गई उस चिट्ठी पर केंद्रित किया है जिसमें बाद में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। राउत ने इस चिट्ठी पर दस्तखत करने वाले नेताओं पर भी तंज कसा है। वे लिखते हैं कि कांग्रेस में गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष होना एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन इन 23 नेताओं में से किसी में भी ये क्षमता दिखाई नहीं देती। राउत के अनुसार माना कि कांग्रेस को एक सक्रिय व रोज कार्यालय में दिखने वाले अध्यक्ष की जरूरत है, लेकिन इन नेताओं को काम करने से रोक कौन रहा है? तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि अंतरिक्ष पे जाने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि कंगना रनौत का दावा, बॉलीवुड में 99% एक्टर ड्रग्स लेते हैं, मैं इनके कई सीक्रेट जानती हूं। जी आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि बॉलीवुड के एक टॉप स्टार ने ड्रग की ओवरडोज ली थी और उसने उन्हें जेल भेजवाने की कोशिश की। कंगना ने कहा कि दरअसल वह उस टॉप स्टार के सीक्रेट के बारे में जानती थी, इसलिए उसने मुझे जेल भेजने की कोशिश की थी। और यही नहीं, कंगना ने कहा कि उन्होंने फिल्म सेट पर ही फिल्म स्टार्स द्वारा ड्रग्स लेने के बारे में जानती हैं। लॉस वेगस में फिल्म की शूटिंग के दौरान एक वाकये का जिक्र करते हुए कंगना ने कहा कि उस वक्त उस स्टार की गर्लफ्रेंड जो कि विदेशी थी, वह फिल्म में काम कर रही थी। हर रात वहां पार्टी हुआ करती थी और ड्रग्स का इस्तेमाल पानी की तरह होता था। अब बता दें, कंगना ने कहा कि LSD, कोकेन, एक्सटेसी जैसी गोलियों का इस्तेमाल उस दौरान होता था। यही नहीं, कंगना का दावा है कि एक्टर को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा था क्योंकि उसने ड्रग्स की ओवरडोज ली थी। मुझे लगता है कि उसके गुर्दे पर इसका इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन अस्पताल इस बारे में कभी जानकारी नहीं देगा। इस मामले को अस्पताल में ही दबा दिया गया था। कंगना ने कहा कि मैं इन लोगों के ये सीक्रेट जानती हूं। इसके अलावा कंगना ने आरोप लगाया कि बॉलीवुड में 99% एक्टर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये लोग इतने बड़े और ताकतवर हैं तो मैं इन लोगों को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूं, और आखिर ये लोग मुझे क्यों जेल भिजवाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि मैं इन लोगों के सीक्रेट जानती हूं, इसलिए इन लोगों ने मुझसे किनारा कर लिया, मुझे बाइपोलर बताया और मेरी हत्या की कोशिश की। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है, कंगना रनौत ने जिस तरीके का ड्रग्स को लेकर खुलासा किया है तो वाकई में क्या इनका कहना सही है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
और वही अगली खबर निकल कर आ रही जिसमें कपिल सिब्बल का छलका दर्द, कहा आहत हूं, आवाज उठाने वालों को जयचंद और गद्दार कहा गया। जी हम बात करें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नेतृत्व को लेकर मचे घमासान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने एक बड़ा बयान दिया है, जिससे जाहिर होता है कि सिब्बल का गुस्सा और दर्द दोनों कम नहीं हुआ है। सिब्बल ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही थी और हम पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगा रहे थे, तब एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसमें वहां हमारे पक्ष में बयान दिया हो। हमें बीजेपी से मिली भगत वाला कह दिया गया। आपको बता दें, बैठक में हमें धोखेबाज कहा गया था और नेतृत्व सहित उस बैठक में शामिल किसी सदस्य ने भी उन्हें नहीं बताया कि यह कांग्रेस की भाषा नहीं है। उन्हें दुख है कि आवाज उठाने वालों को जयचंद और गद्दार कहा गया। उन्होंने कहा कि हमारा पत्र का प्रत्येक भाग बहुत सभ्य भाषा में लिखा गया था। पूरी मीटिंग में केवल पत्र के अंदर क्या लिखा गया उसकी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन पत्र पर चर्चा करने के बजाय पत्र लिखने वालों पर निशाना साधा गया, जो कि सही नहीं था। और दोस्तों मैं अगली खबर में बता दें जिसमें संजय दत्त की सेहत को लेकर है कि फेफड़ों में जमा हो रहा है फ्लूइड, मुंबई में ही कराएंगे इलाज। जी हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को लंग कैंसर होने की खबर सुनकर उनके फैंस सख्ते में हैं। संजय दत्त पिछले दिनों बॉलीवुड एक्टर की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। संजय को सांस लेने में दिक्कत थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां टेस्ट में पता चला कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर है। इसके बाद माना जा रहा है कि संजय दत्त इलाज कराने के लिए विदेश रवाना हो सकते हैं, मगर अब रिपोर्ट आ रही है कि वे मुंबई में ही अपना इलाज करवाएंगे। बताया जा रहा है कि संजय दत्त को 4थी स्टेज का लंग कैंसर है। उनकी स्थिति काफी गंभीर है और इलाज में देरी से काफी नुकसान हो सकता है। संजय दत्त लगातार अस्पताल जा रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उनके फेफड़ों में 1.5 लीटर फ्लूइड निकाला जा चुका है। संजय की ऐसी स्थिति को देखते हुए इनका इलाज मुंबई में ही कोकिलाबेन हॉस्पिटल में शुरू किया जा सकता है। इससे पहले मान्यता दत्त ने भी संजय के बारे में हेल्थ अपडेट देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, हर कोई जो हमसे पूछ रहा है उन्हें बताना चाहूंगी कि संजू मुंबई में अपना शुरुआती इलाज पूरा करेंगे। हम आगे की यात्रा की योजना कोविड की स्थिति में सुधार आने के साथ तैयार करेंगे। फिलहाल संजू कोकिलाबेन अस्पताल में हमारे सबसे सम्मानित डॉक्टर की देखरेख में हैं। मैं सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूं, उनकी बीमारी के स्टेज पर अनुमान न लगाएं और डॉक्टरों को अपना काम करने दें। हम उनके प्रोग्रेस पर आप सभी की नियमित रूप से अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो उनके सेहत से जुड़ी उनके लिए प्रार्थना करें और कमेंट बॉक्स में 2 शब्द ज़रूर लिखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बता दें जिसमें गुलाम नबी आजाद पर बरसे ओवैसी, कहा आत्मसम्मान है तो कांग्रेस छोड़े। जी आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व के मुद्दे पर चल रहे आंतरिक घमासान को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया है। एआईएमआईएम की ऑनलाइन रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस छोड़ने के लिए कहा है। ओवैसी ने आजाद के लिए कहा कि यदि आप में आत्मसम्मान है तो आप तत्काल पार्टी छोड़ दें। वे जलसा शहादत इमाम हुसैन के मौके पर आयोजित ऑनलाइन रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजाद ने एआईएमआईएम को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा था। आज उनकी पार्टी के लोग खुद उन्हें ही भाजपा की कठपुतली बता रहे हैं। और हमें अगली खबर बता दें कि आलू, प्याज व टमाटर की कीमतों में लगी आग, जाने कब सस्ती होंगी सब्जियां। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन की तुलना में अनलॉक रसोई का बजट बिगड़ रहा है। सब्जियों के दाम अनलॉक के दौरान बेतहाशा बढ़ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में आलू 50 रुपए तक पहुंच गया और वहीं टमाटर 80 से 100 रुपए, जबकि प्याज भी अब रुलाने लगा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक एक दिन पहले आलू 20 से 50, प्याज 12 से 50 और टमाटर 20 से 100 रुपए बिक रहा था। और वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो देश के कई हिस्सों में जो सब्जियां 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम बिकते थे, उन्हें सब्जियों के दाम अब वो शतक लगा रहे हैं। दिल्ली की मंडियों में लगातार 60 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम तो आलू तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। ब्रोकली 400 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच लता मंगेशकर की बिल्डिंग को बीएमसी ने किया सील। जाने क्या है वजह। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच एहतियात के तौर पर बृहमुंबई महानगर पालिका ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर की इमारत को सील कर दिया है। 90 वर्षीय गायिका दक्षिण मुंबई के पेंडार रोड स्थित प्रभु कुंज भवन में रहती हैं। लता मंगेशकर के परिवार ने एक बयान में कहा कि इस इमारत को सील कर दिया गया है क्योंकि यहाँ कई वरिष्ठ नागरिक रहते हैं। बयान में कहा गया है कि हमारे पास शाम को अनेक फोन आते रहते हैं और पूछा जाता है कि क्या प्रभु कुंज सील कर दिया गया है। बिल्डिंग सोसाइटी और बीएमसी ने हमारी महामारी फैलने के साथ ही इसे सील कर दिया क्योंकि घर और इस इमारत में वरिष्ठ नागरिक हैं। ऐसे में इस तरह के एहतियात बरतना अनिवार्य है। बयान में कहा गया कि एक दूसरे से दूरी बनाकर चलने के नियम में सहयोग के लिए हमारा पारंपरिक गणेशोत्सव भी बस पारिवारिक जैसा सामान्य कार्यक्रम रहा। और अब वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। असम, मेघालय में भी एक्टिव रहेगा मानसून। जी हम बात करें कि मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आज भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भारी बारिश हो सकती है। बीते महीने जुलाई के दौरान औसत से करीब 10% कम बारिश हुई, जबकि अगस्त में 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अगस्त में अब तक के औसत से 25% ज्यादा बारिश हुई है, जो कि महीने के दौरान 1976 के बाद सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले महीने सितंबर में मानसून की रफ्तार मंद पड़ सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।